नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चुनी। दुनिया में अभी कोहराम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, खासतौर से यूएस ईरान इजराइल जो जंग चल रही है उसमें मुझे तो अभी समझ में भी नहीं आता कि ये यूएस ईरान जंग है या इजराइल ईरान जंग है या इजराइल के बहाने यूएस की जंग है। लेकिन बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। वहां पर खामनेई साहब की मौत जो हुई है उसको लेकर भी शिया समुदाय में और दुनिया भर में अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या अमेरिका ने इस पर गलती की है? ईरान का भविष्य क्या होगा? ईरान में किस तरह का नया सत्ता परिवर्तन हो सकता है? और तमाम तरीके की चीजें, और भारत ईरान के रिश्तों पर भी क्या बात होगी, इस सब पर चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक बेहद खास मेहमान, मेरे बड़े भाई शाहिद सिद्दीकी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, ईरान की दर्जनों बार यात्रा की है और ईरान से इराक भी गए हैं, ईरान से इराक। और जब 79 में वहां पर एक सत्ता परिवर्तन हुआ, इंकलाब हुआ, तब जाने वालों में से पहले जर्नलिस्ट भी है सिद्दीकी साहब। और इस्लाम के बारे में, ईरान इराक और अमेरिका के बारे में जो उनकी पकड़ है, तो हमने कहा उनको तकलीफ देनी ही पड़ेगी। सर माफी चाहता हूँ, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। कि आपको तकलीफ देनी पड़ेगी भाई। हमने कहा कि हम जमीन पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन ऐसे शख्स से बात की जाए जिसको जमीन पर पकड़ है, इसलिए आपको परेशान किया। नहीं, मैं पूरी तरह तैयार हूं और जो भी मैं जानता हूं, जो सच्चाई मैंने देखी है जमीन पे, वो आपके दर्शकों के सामने मैं रखूंगा। जी, तो क्या हो रहा, क्या अभी का, पहले यहाँ से शुरू करते कि आज कैसे आप देख रहे हैं ईरान को और ये जो जंग चल रही है इसको? देखिए, अमेरिका और इजराइल को ये गलतफहमी थी कि ईरान जो है वो इराक है। उनको ये गलतफहमी थी कि ईरान जो है लीबिया है। यहाँ एक डिक्टेटर है, आयतुल्लाह खामनेई जो है वो डिक्टेटर है पिछले 36 साल से। उनको हटा देंगे, उसके बाद सारी पब्लिक खड़ी हो जाएगी और नक्शा बदल जाएगा और हमारी मर्जी की कठपुतली सरकार वहां बन जाएगी। जैसा इराक में हुआ, जैसा लीबिया में हुआ, जैसा सीरिया में हुआ, तो ऐसा ही यहाँ पे होगा। लेकिन इस बात को उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वो उन्होंने समझा नहीं कि ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं थी एक आदमी की। यहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप है तो एक आइडिया की है, एक नजरिए की, एक सोच की है। और वो सोच जो है वो शिया इस्लामिक सोच भी है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो एक सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी है। और एक तरह से सर्टेन लेवल पे बहुत डेमोक्रेटिक भी है ये, कि वो जो उनका सिस्टम है उसके अंदर वो बाकायदा वहां इलेक्शन होते हैं और पब्लिक इन्वॉल्व होती है। तो ईरान पे अगर आप खामनेई को हटा देंगे तो उनकी जगह लेने को दूसरा तैयार है, दूसरे को हटा देंगे तीसरा चौथा तैयार है, और वहां पे हर कमांड के लिए तैयार है, और वो मरने के लिए तैयार थे। एक बात और समझने की है कि जो शिया मुसलमान आमतौर पे, लेकिन शिया मुसलमान खास तौर पे, उनको जिस दिन से पैदा होते हैं तो पहली कहानी वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की सुनते हैं, कि जो अपने परिवार के 15-20 लोगों के साथ एक 20-30 हजार की फौज के सामने खड़े हो गए थे। उन्हें पता था कि मैं हारूंगा, उन्हें पता था मैं मारा जाऊंगा, उन्हें पता था कि मैं जीत नहीं सकता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि कभी कभी जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, नहीं हारने के लिए, क्योंकि अगर जंग नहीं लड़ोगे तो फिर आने वाला इतिहास जो है वो आपको माफ नहीं करेगा। तो ये शहादत की जो कहानी है वो बच्चा हर साल भर सुनता है। मतलब इस तरह से किसी, मैं नहीं समझता दुनिया की किसी कम्युनिटी में शहादत का कॉन्सेप्ट आता है। तो जितने भी ईरानी हैं या शिया हजरात हैं, खासतौर पर ईरानी जो हैं, वो सब मरने को तैयार हैं। उनके लिए मौत जो है वो कोई तकलीफ का वो नहीं है, बल्कि मौत जो है एक निजात का जरिया है, एक आजादी का। तो वहां पे उनको क्या डराओगे आप जो मरने को तैयार हैं? उस ईरान को आप किस तरह से मार लोगे जो मरने को पहले से तैयार बैठा है? तो वहां पे इसलिए जब आप कमांडर मारे जाते हैं तो उसका कोई अफसोस नहीं करता, गम नहीं मनाता। बाप मारा जाता है उसका गम नहीं मनाता, वो उसकी जिम्मेदारी फौरन उठा के आगे बढ़ जाता है। तो ये हाल जो है ये हो रहा है, और यही वजह है कि वहां पे इस वक्त उनके जो दूसरे नंबर के बेटे हैं मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कमान संभाल ली है, उनको इलेक्ट कर लिया गया है। उस पर मैं आगे बात करूंगा। क्या अमेरिका ने ये गलती सर इसलिए की कि जो ईरान में पिछले दिनों प्रदर्शन हो रहे थे खामनेई सरकार के खिलाफ या विचार के खिलाफ, औरतों की आजादी को लेकर, पर्दा नशीनी को लेकर, उस वजह से शायद अमेरिका को लगाओ कि पूरा एक निजाम
बदलने की तैयारी आसान हो सकती है। और फिर जो अमेरिका में रिजा पहलवी साहब बैठे हुए हैं उनकी बात भी, या फिर जैसे मैं ट्रंप साहब को समझता हूँ कि उनको कुछ नहीं दिखता, केवल तेल दिखता है, बाहर नहीं, नहीं, बाकी सब बाहर है। ये कहानी, इसका एक तीसरा रुख है। तीसरा रुख ये है कि इजराइल पूरे इस एरिया में हेजेमनी चाहता है, और इजराइल ने पिछले 40-50 साल से, देखिए एक बात आपको पता है कि इजराइल अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जी, और वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। 1966 में उन्होंने पहला अपना न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन किया था, यस, और उस 1963 में जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उसका बड़ा विरोध किया था, और उसके बाद उनका हत्या हुई थी। और उसमें आज ये कहा जाता है कि उनकी हत्या के पीछे इजराइल का मोसाद का हाथ था, क्योंकि विरोध, खैर वो अलग कहानी है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस वक्त 200 से 400 न्यूक्लियर हेड्स हैं इजराइल के पास। तो इजराइल बर्दाश्त नहीं करता कि इस पूरे एरिया में कोई भी एक ऐसी सरकार हो जो उसके मुकाबले पे खड़ी हो सके। तो पहले तो उन्होंने इजिप्ट को दबाया और सबक सिखाया और इजिप्ट को अपने साथ आने पे मजबूर किया। फिर उन्होंने जो झुक गया उसको अभी माफ कर रहे हैं, जो नहीं झुक रहा उसको वो खत्म कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले इराक था, सद्दाम हुसैन को इराक का पूरा हवा बनाया। ये हवा अमेरिका को परोसा था इजराइल ने, पूरे जो डॉक्यूमेंट दिए थे इजराइल ने दिए थे कि ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए हैं। और एटम, आपको याद होगा कि इन्होंने 1981 में मेरे ख्याल में, 83 में जो न्यूक्लियर जो प्लांट थे इराक के और सीरिया के, उनको बॉम्ब करके खत्म कर दिया था, उड़ा दिया था। ये काम इजराइल पहले कर चुका था। तो वो नहीं बर्दाश्त करता कि सिर्फ मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए, बाकी किसी के पास ना हो, दूसरे किसी के पास हमारे विरोध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो सद्दाम हुसैन को निशाना बनाया झूठा प्रोपेगेंडा करके, उन्हें मार दिया। उसके बाद इन्होंने लीबिया को निशाना बनाया, क्योंकि कर्नल गद्दाफी जो है वो विरोध करते थे अमेरिका का भी और इजराइल का भी, उनको निशाना बनाया, उनको खत्म किया। तीसरा उन्होंने निशाना बनाया सीरिया को खत्म कर दिया। लेबनान को तकरीबन खत्म कर दिया, लेबनान पे मुसलसल ये हमला कर रहे हैं। पैलेस्टीनियंस को तो ये खत्म करते आए हैं, कभी इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस का 2 स्टेट फॉर्मूला था उसको कभी कबूल नहीं किया। अब उनके पास एक ही ताकत बची है, बाकी जो अरब देश हैं वो पहले ही घुटने टेक चुके हैं, वो अमेरिका के सामने भी और इजराइल के सामने भी, कि जैसा आप कहोगे सरकार हम वैसा करेंगे। तो इस गेम के पीछे असल गेम जो है वो ना तो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ना इसलिए है कि औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा उनका दिल फटा जा रहा है ट्रंप साहब का, और दिल फटा जा रहा है नेतन्याहू का। तो उन्होंने जो है लड़कियों के स्कूल पे बम गिरा के 160, 70, 200 लड़कियों को, छोटी छोटी 5 साल की बच्चियों को मार दिया, क्योंकि वो महिलाओं के लिए उनका दिल फटा जा रहा है। तो इनका दिल औरतों के लिए नहीं फटा जा रहा, उनका दिल इसलिए फटा जा रहा है कि खामनई किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करते थे इजराइल की डोमिनेंस को और उसकी हेजेमनी को। तो इसलिए ये निशाने पर है। और अभी एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का इजराइल के टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, उसने कहा कि हमारे लिए इससे ज्यादा खतरनाक जो है वो टर्की है। तो अगला निशाना जो है हमारा टर्की होगा। टर्की को जब तक खत्म नहीं कर देंगे तो इस तरह से उनके निशाने बढ़ते जाएंगे। तो ईरान में जो कुछ हुआ है वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी जो हो रहा है उसके पीछे सामने आ गया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बाकायदा मोसाद के एजेंट भेजे गए थे, यहाँ से हथियार भेजे गए थे जो ईरानी पुलिस पे फायर करते थे। जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता था तो पुलिस जब रोकती थी तो पुलिस के ऊपर फायर होता था पब्लिक में से, और पब्लिक में इनके एजेंट छुपे हुए थे। तो पूरा खेल किया गया था कि यहाँ पे बगावत का पूरा माहौल बना दो। जैसे इराक में इन्होंने माहौल बनाया कि सद्दाम हुसैन सुन्नी है, शियाओं पे जुल्म कर रहा है, शिया उठ खड़े हो जाएं। यहाँ पे इनका यह है कि शिया जो है वो जुल्म कर रहे हैं सुन्नियों के ऊपर, तो सुन्नी खड़े हो जाएं। तो ये लड़ाओ और राज करो की राजनीति भारतीय हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे देश को इन्होंने बांटा था, और जिस वक्त इन्होंने इंडिया को बांटा है 2 टुकड़ों में धर्म के नाम पे दुनिया में 2 ही राज्य, 2 स्टेट बने, एक इजराइल, एक पाकिस्तान। ये दोनों किसने बनाए? अमेरिका ने बनाए। कब बने? एक वक्त में बने, 47 से 49 के बीच में। तो ये दोनों जो है जमीन को बांट के, दिलों को बांट के, ये इंग्लैंड का खेल था, और इंग्लैंड का टेक ओवर कर लिया, उसके इंपीरियलिज्म को टेक ओवर कर लिया है अमेरिका ने, यूएस। लेकिन सर जैसे अभी आपने कहा फिलिस्तीन का भी जिक्र किया, तो अभी तो फिलिस्तीन वाला जो मसला है, गजा वाला मसला है, वो इजराइल से सुलझा नहीं। तो उसके बीच में, मतलब वो खत्म तो नहीं हुआ है, तो उसके बीच में अचानक ईरान पर ये जो हमला करना, और दूसरी बात अभी तो बातचीत चल रही थी, चौथे दौर की बातचीत होनी थी, हम जिस दिन सोच रहे थे कि बातचीत होनी है, और उसी समय हमला कर देना।
और उससे पहले 1 साल पहले ट्रंप साहब ने कहा था कि वहां पर तो हमने न्यूक्लियर जो पूरे उनके ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो जो खत्म कर दिया उसमें क्या लड़ाई कर रहे हैं, फिर किस लिए लड़? देखिए ये पूरा खेल, ये तो बहाना है, न्यूक्लियर का तो बहाना है कि न्यूक्लियर हथियार बना रहे। अरे कौन सा कमाल कर रहे हैं, बना रहे, तुम्हारे पास इतने हथियार हैं। वहां पे फतवा था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों के रास्ते में रुकावट आप जानते हैं कौन था? खुद आयतुल्लाह खामनई। उन्होंने फतवा दिया था कि ये हराम है न्यूक्लियर हथियार बनाना, शिया थियोलॉजी के हिसाब से न्यूक्लियर हथियार बनाना धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, इसलिए हम ये नहीं बना सकते, उनका फतवा था। तो जब कभी, आपको एक बात और बता दूं कि ईरान को शाह के जमाने में ही अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट दिए थे, और वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट इस्लामी जो इनकलाब हुआ था 79 में, उससे पहले से बन रहे थे, काफी 20 साल पहले से। तो वहां पे तो न्यूक्लियर साइंस जो है काफी आगे बढ़ चुकी थी। भारत के बाद अगर एशिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर साइंस कहीं डेवलप हुई थी तो ईरान में हुई थी। तो ईरान जो है वो पूरी तरह से, तो ये बहाना था, न्यूक्लियर को खत्म करना बहाना था, उन्हें रजीम खत्म करना था। वो अपने लिए खतरा समझते थे खामनई को, और वहां की जो आइडियोलॉजी है उसको खतरा समझते थे, और वहां की तेल की दौलत पे कब्जा अमेरिका की बुनियाद थी। इसीलिए जब वहां पे इनकलाब हुआ है तो इराक को पहले अमेरिका ने ही मदद दी थी, जो 10 साल इराक ने जंग लड़ी थी, और इराक ने तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा जो है वो ईरानी मारे गए थे, नौजवान, और लेकिन उस वक्त भी हथियार नहीं डाले थे ईरान ने किसी तरह से। तो ये जो पूरा खेल है, ये इसके पीछे, और एक बात और बता दूं, ये पूरी दुनिया जानती है, अमेरिकन सारे अखबार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि पूरा समझौता हो गया था, ईरान ने बिल्कुल एग्री कर गया था उसकी 99% टर्म्स को ट्रंप की, सिवाय एक इशू के, बाकी सब पे कि हम सारे हथियार खत्म कर, अपना सारा न्यूक्लियर प्लांट खत्म कर देंगे, उन्हें बंद कर देंगे, जितना हमने एनरिच यूरेनियम है वो खत्म कर देंगे, वो आपके हवाले कर देंगे। तो सारा हो गया था। तो जब इजराइल को लगा है कि ये तो मामला हाथ से निकल जाएगा, ये तो समझौता हो जाएगा, और समझौता हो जाएगा तो हमारे पास बहाना नहीं रहेगा ईरान पे हमला करने का। तो उस वक्त, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कांग्रेस में, रूबियो शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा है जी कि हमने इसलिए हमला किया कि हमें ये, ईरान ने कहा कि अगर, इजराइल ने कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो हम तो जाने वाले हैं, हम तो हमला कर रहे हैं। तो जब हमें लगा कि ये कर ही रहे हैं तो हम भी इनके साथ जुड़ जाएं, एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला कि अगर आप नहीं करोगे तो हम कर देंगे, और ईरान जो अमेरिकन अड्डे हैं उन पर फिर हमला होगा। तो ये बड़ी बेवकूफी का एक आर्गुमेंट है, लेकिन ये आर्गुमेंट खुद अमेरिका दे रहा है कि हमें धमकी दी थी इजराइल ने कि हम हमला कर रहे हैं पूरा उसके ऊपर, किसके ऊपर? खामनई के ऊपर, यानी उनके एटॉमिक अड्डों पे नहीं कर रहे हैं, खामनई पे कर रहे हैं। तो जब एटॉमिक अड्डे खत्म कर चुके थे तुम, तो अब खामनई को मारने का, उनकी सारी लीडरशिप को मारने का क्या जवाब बनता था? और ये कहना कि था वो उन्होंने ढूंढ निकाला, बड़ा कमाल था मुसाद का, उसने पता लगा लिया कहां छुपे हैं वो कहीं छुपे नहीं थे यार, वो तो कह रहे थे कि आओ मुझे मारो, वो अपने घर में बैठे थे, अपने घर में ही तो उन्हें मारा गया है, और घर के अंदर वो मीटिंग करते थे, हर हफ्ते उनकी मीटिंग होती थी, और खासतौर पे सबको पता था कि जुमे की छुट्टी के बाद शनिचर को वो मीटिंग करते थे सारे ऑफिसर्स के साथ। तो वो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, वो मीटिंग हुई, और उसी वक्त इन्होंने जो है उस पर वार करके उन्हें मार दिया। लेकिन वो शहीद होने को तैयार थे। देखिए अगर ना मारे जाते हो सॉरी, अगर वो छुप जाते कहीं तो फिर बच जाते वो, तो शायद ईरान बट जाता, क्योंकि ईरान ये बटा हुआ था। मैं एक बात बता दूं कि ईरान का एक बहुत बड़ा तबका प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि पिछले 40 साल से सैंक्शन है अमेरिका के और पूरी दुनिया के, इतने बड़े सैंक्शन दुनिया में आज तक किसी देश पे नहीं लगे। उनके साथ कोई कारोबार नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, बाहर से कुछ नहीं आ सकता, गाड़ियां नहीं आ सकती, सामान नहीं आ सकता, तो उनके ऊपर रुकावटें थी। तो वहां लोग परेशान तो थे, इकोनॉमिक सैंक्शन से बहुत बुरा हाल था ईरान का, तो लोग नाराज थे। तो ईरान बटा हुआ था, खासतौर पे शहरी लोग जो हैं वो हुकूमत से नाराज थे, जो गांव देहात के वो हुकूमत के साथ थे। ऐसे में लेकिन अब उनकी मौत से, अपनी शहादत से खामनई ने पूरे ईरान को एक कर दिया, एकजुट कर दिया, और ऐसा ईरान कभी एकजुट नहीं था।
तो अब जो इनका सपना था कि यहाँ पे बगावत करा देंगे, वो सपना इनका चकनाचूर हो गया है। यानी पहला प्लान फेल हो गया है। अब दूसरा प्लान है, उसके ऊपर जो कल से आ रही है बात के शॉक एंड ऑ, यानी कारपेट बॉम्बिंग। कारपेट बॉम्बिंग ईरान पे की जाएगी इस तरह से कि ईरान जो है बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए, कुछ वहां बचे नहीं, उसको गाजा बना देंगे हम। लेकिन गाजा पे आप 2 साल से कर रहे थे, इतनी छोटी सी जगह है गाजा, तो जितना मतलब अगर आप एनसीआर को ले लें, एनसीआर कितनी जगह है, उस एनसीआर जितनी जगह में सारे लोगों को एक तरफ धकेल के आप उन पे बम्बार्डमेंट 2 साल से कर रहे थे, दिन रात आप सारे इतने बम गिराए थे कि पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिला के इतने बम नहीं गिरे थे जितने आपने इस 2 साल में गिरा दिए थे इतनी छोटी सी जगह के ऊपर। उसके बावजूद उनको खत्म नहीं कर पाए, हमास को आप खत्म नहीं कर पाए, तो ईरान में कहां खत्म कर लोगे भाई? ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान पूरे तकरीबन वेस्टर्न यूरोप के बराबर अकेला उसका लैंड है, और वो लैंड बड़ा, आप भी गए हैं ईरान, आपने देखा है कि माउंटेन्स हैं, बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स हैं, सी है, डेजर्ट्स हैं, मतलब बड़ा कमाल का देश है। और उसकी अब सभ्यता और उसका इतिहास 5000 साल का है, और एक समय में सुपर पावर दुनिया में था। ग्रीस से ज्यादा, रोम से ज्यादा बड़ी सुपर पावर वो ईरान था, पर्शियन एम्पायर थी। और वहां से जो कल्चर है, जो तहजीब है, उसको आप इतनी आसानी से खत्म कारपेट बॉम्बिंग करके नहीं कर सकते। सर, तो अब जब बात कर रहे हैं, अब खामनेई साहब नहीं है, उनके बेटे, दूसरे बेटे जो है मुस्तफा, वहां पर सत्ता ले रहे हैं, तो क्या आपने कहा कि ईरान में लोग हुकूमत के खिलाफ हैं, शहरी लोग खासतौर से, और जो प्रदर्शन भी दिख रहा है, प्रदर्शन कितना है नहीं है, तो जो खामनेई का सत्ता परिवर्तन अब होगा, तो उससे क्या ईरान के हालात सुधरेंगे? और क्या वो जो लोग भले ही अभी एकजुट दिखें, लेकिन उनकी नाराजगी, उनकी परेशानी तो बनी रहेगी, और बहुत सारे लोग करेंगे मुस्तफा जो है वो ज्यादा कट्टर है अभी जो खामनेई साहब थे उनसे ज्यादा। नहीं, देखिए, अब ये पता नहीं कि कितने कट्टर हैं कितने नहीं, क्योंकि एक बात तो है कि मुश्तबा जो है उनके दूसरे बेटे हैं, और ये उनकी आंख नाक कान थे, और पिछले 15-20 साल से एक तरह से गेटवे वही थे, उन्हीं के जरिए सारी बात जाती थी, उन्हीं के जरिए आती थी, और वो एक तरह के बिगेस्ट एडवाइजर थे अपने बाप के। तो जो हो रहा था उसके पीछे दिमाग अगर खुद खामनेई का था, तो मुश्तबा खामनेई का भी दिमाग और सोच काम कर रही थी। लेकिन एक फर्क है कि खुद खामनेई जो हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियर आर्मामेंट्स बनाने का विरोध करते थे धार्मिक बुनियादों पर, और बड़े सख्त थे, उसको बदलने को तैयार नहीं थे फतवे को। लेकिन कहा जाता है कि जो मुश्तबा खामनेई हैं वो शायद उसको बदल दें। वो भी एक धार्मिक नेता, उन्होंने कुम में पूरी धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है सारे जीवन। उनके बाकी बच्चों ने धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये नंबर 2 के जो थे, इन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये धर्म गुरु भी हैं। तो इनका कहना था कि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो हराम गोश्त खाने की भी इजाजत है, इसका फतवे हैं कि जब आप जिंदगी और मौत है तो फिर कुछ हराम हलाल का सवाल नहीं रह जाता, आपके बचाने का सवाल हो जाता है। तो ऐसे में आप न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं, और अगर वो बना सकते हैं तो फिर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इराक सिर्फ 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर आर्म्स बनाने के, और उसके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं, जो अभी उन्होंने मिसाइल अपना शहाब और क्या शहर, क्या नाम है उसका, वो मिसाइल बनाया है, जो कि एक साथ 80 से ज्यादा वॉर हेड्स लेके जाता है, और जिस वो वॉर करता है तो वॉर हेड्स उसमें, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को कैरी कर सकते हैं, हाइपरसोनिक है कि उन्हें कोई अमेरिकन या इजरायली जो वो है रोक नहीं पा रहा है, अभी नहीं रोक पा रहा, और फिर तो बिल्कुल नहीं रोक। तो अब ये जो हालात हैं ये बड़े नाजुक और खतरनाक हैं। तो इस वक्त तो वहां पे सवाल ये नहीं है कि साल भर बाद क्या होगा, अभी 6-8 महीने, साल भर तो कोई, क्योंकि जब लोग मारे जाएंगे, जब अमेरिकन बमों से मारे जाएंगे, जब इजरायली बमों से मारे जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो प्रो इजराइल हो जाएंगे, प्रो अमेरिका हो जाएंगे? रोटी से पहले तो जिंदगी है, रोटी से पहले तो बच्चे हैं। अगर आप उनके बच्चों को मार रहे हैं जिस तरह से आपने लड़कियों के स्कूल में जाके मारा, तो वो कोई इनके हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे। बाकी 2-4 साल बाद क्या होगा तो वो तो पता नहीं कि रजीम चेंज यहाँ होगा। मुझे तो यहाँ रजीम चेंज होता नजर नहीं आ रहा, रजीम वही आ गया जो था। मुझे तो रजीम चेंज होता नजर आ रहा है बहरीन में, मुझे अरब मुल्कों में रजीम चेंज होता नजर आ रहा है, खुद अमेरिका के अंदर मुझे रजीम चेंज होता नजर आ रहा है। जिस तरह से अमेरिकन पब्लिक जो है इस वक्त कितने सर्वे आ रहे हैं, उसमें 60-70% जो पब्लिक है वो इस बार के इस युद्ध के खिलाफ है, ट्रंप से नाराज है। लेकिन ट्रंप साहब क्या बिना रजीम बदले तैयार होंगे, मानेंगे?
और जो रजा पहलवी वहां बैठे हुए ये सारी चीजों को कर रहे थे या कुछ गाइड कर रहे थे, वो ट्रम्प क्या को खुदा तो है नहीं, ट्रम्प को खुदा तो नहीं है ना कि वो रजीम चेंज करा देंगे। और वो रजा पहलवी की तो कोई औकात ही नहीं है, उनके बाप की भी नहीं थी, वो कोई वहां के खानदानी बादशाह तो है नहीं। उन्हें टैंक में बिठा के उनके दादा को, जिस वक्त मुसद्दिक वहां पे चुने गए थे 1949 में, जो कि वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने नेशनलाइज किया था ऑयल इंडस्ट्री को, उससे नाराज होकर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर टैंक में छुपा के भेजा था इनके दादा रजा शाह पहलवी को। और उनके उसके बाद इनके बेटे हुए थे, और बस वो 20-25 साल वो बादशाह चली थी, जिसमें सिर्फ उन्होंने ऐश किए थे और लोगों को मारा था। तो इस हालत में मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पे रजीम चेंज अभी होने वाला है। हाँ, 2 साल बाद 4 साल बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन तब तक पहले तो, उससे पहले अमेरिका में मुझे लगता है रजीम चेंज हो जाएगा, और हो सकता है इजराइल में भी रजीम चेंज हो जाए। सर, आप 1 दर्जन से ज्यादा बार ईरान गए हैं, इराक भी गए हैं, और ईरान की चर्चा आपने की कि जो वहाँ की कल्चर है, ये सब बात 60s की 50s की बात अगर लोग करते हैं ईरान की, कि ईरान में उस समय महिलाओं को आज़ादी थी, बहुत मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाता था, कल्चरली बहुत रिच था। तो वो जो महिलाओं के साथ आज जो हो रहा है, हम खामनेई को या इस्लामिक रूल को छोड़ दें, क्या आप समझते हैं कि उसको बदलाव की जरूरत नहीं है? या जो वो तो देखिए, वो एक अलग सवाल है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो उनमें से हूं। जब मैं पहली बार गया हूं 1980 में, तो मैंने वहां जाके विरोध किया था। मैंने वहां विरोध किया था और मुझे बंद कर दिया गया था मेरे कमरे में। जो पासदारान इनकलाब हैं वो नाराज हो गए थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि आप हमारे यहाँ, उनकी शिकायत बड़े मजे की थी। बोले, वी आर सर्विंग यू एग एंड यू आर डूइंग दिस, यू आर नॉट कमिंग टू अवर मीटिंग। तो उनके लिए अंडा उस वक्त इतनी महत्वपूर्ण चीज थी, किसी को खाने को अंडा नहीं मिल रहा था। मेहमान थे वो बुजुर्ग इस्तकलाल, जो वहां का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, उसमें हम 5 स्टार होटल में ठहराए गए थे, तो हमें अंडे सर्व हो रहे थे। तो उनकी नाराजगी थी कि आपने हमारे अंडे खा लिए और उसके बाद हमारी बात नहीं सुन रहे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो मैंने वहां भी नाराजगी जाहिर की थी। और मैं जितनी बार गया हूं, मैं वहां महिलाओं से मिला हूं बहुत। खुद जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जो बेटी थी, क्या नाम था उनका, उनसे मैं काफी मेरी बात हुई है। वहां की महिलाओं से, जो महिलाएं विरोध करती हैं सरकार का, उनसे मेरी बात हुई है। तो वहां की महिलाएं मैंने देखा कि हाईली एजुकेटेड, मतलब वहां पे महिला एजुकेशन जो है, जिस वक्त ये इनकलाब आया था उस वक्त वहां सिर्फ 16% महिलाओं की शिक्षा थी, और उसमें भी गांव देहात की मुश्किल से 6-7% थी। आज वो 98% एजुकेशन है महिलाओं की। तो जो एम्पावरमेंट होता है वो शिक्षा से होता है। दूसरे, वहां के अगर आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, आप भी गए होंगे, आपने किसी दफ्तर में जाएंगे गवर्नमेंट के किसी भी चीज के, तो आपको वहां पे 60-70% महिलाएं काम करती नजर आएंगी, हाईएस्ट पोजीशन में महिलाएं नजर आएंगी। तो एम्पावरमेंट ये होता है कि जब आप डॉक्टर बन जाएं, जब आप इंजीनियर बन जाएं, जब आप पायलट बन जाएं, जब आप कारोबार संभालें, जब आप गवर्नमेंट संभालें, वो एम्पावरमेंट होता है। या आप स्कर्ट पहन के घूमे, वो एम्पावरमेंट होता है। तो शाह के जमाने में स्कर्ट पहनने की आजादी थी, अब नहीं है। मैं इसका भी विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि महिला की मर्जी है वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है, वो बुर्का पहने, वो नकाब पहने, हिजाब पहने कि नहीं पहने, उसकी आजादी उसको मिलनी चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन जो वहां का सिस्टम है उसके अंदर एक लेवल पे महिलाओं को बहुत एम्पावर किया गया। और ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अगर तेहरान की सड़क पे चलता हूं और किसी महिला से रास्ता पूछ लूं, तो वो मुझसे आधा घंटा खड़े होकर आराम से बात करती है। यंग महिला भी, उसे संकोच नहीं होता कि साहब मैं महिला हूं, मुझसे कैसे आपने पूछ लिया, बात कर ली। अगर आप, वो आपसे डिस्कस करती हैं इंडिया के बारे में, फिल्मों के बारे में, चीजों के बारे में। किसी मॉल में मैं जाता हूँ, वहां के जो बाजार कहलाता है, बाजार में जाता हूँ, तो वहां पे आदमियों से ज्यादा महिलाएं जो है वो, क्योंकि उनकी, मैंने देखा है कि महिलाएं ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल पाती हैं, बाकी लोग नहीं बोल पाते। तो हमें रास्ता पूछना होता है तो हम महिलाओं से ही पूछते हैं, क्योंकि उनको, उनमें से हमें कोई ना कोई अंग्रेजी जानने वाली मिल जाती है। इंडिया में भी महिलाएं अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं जी। तो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, कहीं बीच का रास्ता जो है जो। लेकिन एक बात और बता दूं कि पिछले चंद सालों में वहां की महिलाओं का काफी, अगर आप आज के रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, वहां की सड़कों के देखेंगे, तो बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने अपना हिजाब उतार दिया है। हाँ, ये जरूर है कि वो इस तरह के कपड़े पहन के नहीं घूम सकती जिस तरह के आप पेरिस में पहन के घूमते हैं, कि
आपका अपर और लोअर पोर्शन जो है बिल्कुल वो, लेकिन फैशनेबल ड्रेसेस अब आप बहुत देख सकते हैं ईरानी महिलाओं के। तो खाली फैशन करना एम्पावरमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट है शिक्षा, एम्पावरमेंट है जॉब, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इकोनॉमिक फ्रीडम मैं समझता हूं कि ईरान में किसी भी इस्लामी देश से ज्यादा, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, किसी इस्लामी देश में, बल्कि मैं कहता हूं बहुत सारे किसी एशियन देश में भी इस तरह की एम्पावरमेंट नहीं है। इंडिया से भी शायद ज्यादा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट ईरान में है। और इसीलिए ईरान जो है, सैंक्शन लगे हुए 40 साल से, लेकिन उन्होंने बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा किए हैं, बेहतरीन एजुकेशनिस्ट पैदा किए हैं, बेहतरीन इंजीनियर पैदा किए हैं। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसको डेवलप करने में वहां की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। वहां के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, मैं अभी एक अमेरिकन एक्सपर्ट को सुन रहा था, उसका कहना यह था कि उसमें 60-70% न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो महिलाएं हैं, और जिनको अभी तक इजराइल निशाना नहीं बना पाया है। नहीं तो मतलब यदि ये समझें कि जो नए शासक आएंगे मुस्तफा साहब, यदि वो थोड़ी सी आजादी महिलाओं को दे दें तो फिर ईरान में कोई उस तरह का विरोध मौजूदा सरकार या मौजूदा सिस्टम से नहीं होगा। नहीं, मेरा मानना है कि उन्हें देनी चाहिए, और वो देंगे अब, क्योंकि वो मेरा मानना यह है कि जो नए मुश्तबा इनके जो बेटे आए हैं, मुश्तबा खामनेई, वो एंटी इजराइल तो हैं, उसमें सख्त हैं, लेकिन इन मामलात में ज्यादा फ्री है अपने पिता से, तो अपने वालिद साहब से ज्यादा फ्री हैं। तो वो किसी हद तक मैं समझता हूं कि वहां पे अब फ्रीडम आएगी, और इसलिए भी आएगी कि अब ईरान को जरूरत है पूरी नेशन को और अपनी महिलाओं की मदद की। और जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, जो डेवलप महिलाएं हैं, जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद चाहिए। तो मैं नाम भूल गया था, रफसंजानी की बेटी, जो आयतुल्लाह रफसंजानी थे, प्रेसिडेंट बहुत समय रहे इनकलाब के बाद, उनकी बेटी जो है, उनसे मेरी बहुत बात हुई। तो वो जो है वो फ्रीडम के लिए भी लड़ती हैं, हिजाब भी पहनती है, लेकिन साथ में बहुत हाईली एजुकेटेड और फ्रीडम के लिए। तो उन्होंने पूरे एक महिलाओं का ग्रुप बुलाया था, जिसके साथ हम इंडियन जर्नलिस्ट गए थे, तो हमने बात की थी। देखिए, मैं ईरान एज ए जर्नलिस्ट भी गया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेलीगेशन में भी गया हूँ। जब हमारे IK गुजराल साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ भी गया हूँ, और वहां के जो हाईएस्ट ऑफिस मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया है। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, रफसंजानी से मैं मिला था, आयतुल्लाह खलखली से मिला था। तो इन सब से मेरी बातें हुई हैं, और मैंने वहां पे समझा यह है कि वो जो कट्टर एक सोच है, वो मदरसे की जो सोच थी, जो कुम से आई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो रही है, और मेरा मानना है कि तेजी के साथ डाइल्यूट होगी। सर, एक सवाल हिंदुस्तान पर करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना चाहता हूँ कि जो अरब देश हैं वो, या जो इस्लामिक देश हैं, OIC के देश हैं, वो क्यों नहीं खड़े हुए ईरान के साथ? देखिए, मैं दो बातें कह दूं। एक तो दुनिया में कोई इस्लामिक देश नहीं है, ये गलत फहमी ज़हन से निकाल लीजिए। देयर इज नो इस्लामिक देश, दे आर ऑल कंट्रीज, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। ठीक है, चाहे इंडोनेशिया है, चाहे टर्की है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जहां पर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है, बल्कि बादशाह तो इस्लाम के खिलाफ है। ईरान ने बादशाह खत्म कर दी थी, जो बाकी सारे देशों में आज भी बादशाह है। टर्की में नहीं है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसमें बादशाह नहीं है। मलेशिया में नहीं है, टर्की में नहीं है, ईरान में नहीं है, पाकिस्तान में भी किसी हद तक डिक्टेटरशिप है, लेकिन बादशाह नहीं है। लेकिन ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं, यहाँ पे अमीर है, बादशाह है। और ये देश बनाए किसने थे, ये आप जानते हैं? ये ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद, उन्हें बाहर निकालने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कब्जा कर लिया था। अब इनको रेत के ऊपर लकीरें, अगर आप इसका नक्शा खींचेंगे, सीधे सीधे बॉर्डर है, ऐसे ऐसे जैसे फुटा खींच रख के बॉर्डर बनाए गए, सऊदी अरब के और इराक के और जॉर्डन के। तो ये सारे कंट्री बनाए गए थे, और यहां से उठा के बादशाह, इराक के जो बादशाह थे, वो भी ये फैमिली थी जो कि मक्के मदीने पर, हिजाज पर जो हुकूमत थी, उसमें से एक भाई को जॉर्डन का बादशाह बना दिया गया, किंग अब्दुल्ला को, और दूसरा जो था उसका नाम है फैसल, किंग फैसल को इराक का बादशाह बनाया गया था। और ये जो सऊदी थे, जो अब कहलाते हैं, ये एक छोटा सा ट्राइब था। इस ट्राइब के जो रेगिस्तान में जो लोग थे, उनको मदद करके लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने हुकूमत बनवाई थी, और ये हुकूमत इंपोज की गई थी। तो दे आर द वेसल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द
British Empire, which was handed over to the American Empire now. Today, world is now controlled by the American Empire, और ये इसलिए कंट्रोल हुआ कि ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट था. अगर यहाँ पे ऑयल नहीं होता तो कोई परवाह भी नहीं करता, जहन्नुम में जाओ, बादशाह बनाओ, कुछ बनाओ, फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो है, ये बेचारे मजबूर हैं, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है. ये ये अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते. लेकिन इनको एक प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी आ रही है. इन्होंने सोचा था कि हम अमेरिकन अड्डे यहाँ पे बना लेंगे. बहरीन में बता दूं, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है शिया है, जो अपने खलीफा जो है उसके खिलाफ है, लेकिन वहां उनको दबाया गया है, कुचला गया है, और वो वहां रहे. दूसरे यूएई में अड्डे बने. सबसे ज्यादा कतर ने अपने यहाँ जो है सबसे बड़ा जो अमेरिकन जो बेस बनाया है, कतर में बनाया है. सऊदी अरब में बेसेस बनाए हैं. तो ये बेसेस जो हैं, इन पे सबसे पहले ईरान ने हमला करके इनको ज्यादातर को तबाह कर दिया है, और वो बचाने में नाकाम हो गए. दे फेल्ड. तो इनको ये था कि हमारी तरफ तो आंख उठा के नहीं देख पाएगा ईरान या कोई भी, क्योंकि हमारे पास तो अमेरिकन हमें बचाएंगे. लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, मैं एक बात और बता दूं, वो 20th सेंचुरी वॉरफेयर के लिए लाजवाब, वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर पावर. उनके जो बेड़े हैं, जो फ्लीट्स हैं उनके, अब्राहम लिंकन या दूसरे, वो कमाल के हैं, 7th फ्लीट, 8th फ्लीट सब. लेकिन जो 21st सेंचुरी की वॉरफेयर है, इस वॉरफेयर में वो पूरी तरह से तैयार नहीं है. इस जो ड्रोन का यूज हो रहा है, जिस तरह से एक साथ 700 ड्रोन आते हैं, उसको रोकने के लिए पेट्रियट मिसाइल इज नॉट इनफ. वो पेट्रियट मिसाइल 5-6 मारते हैं, यानी एक 5-6 मिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं. तो ये $250 मिलियन, $2,500 मिलियन का जो 2-4 मिसाइल हैं, वो आके उनमें से एक आध मार कर देता है, और आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है. तो अमेरिका ने तो अब हाथ उठा दिए हैं कि भाई साहब, आप अपनी हिफाजत खुद करो, हम आपकी नहीं कर सकते. इसीलिए आप देख रहे होंगे, यूएई कह रहा है भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने हमला नहीं किया. बहरीन कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, हमारा लेना देना नहीं है, भाई साहब आप हम पे कुछ मत मारो. कतर यही कह रहा है कि जी हमने तो पहले मना किया था, हम तो चाह रहे थे ये हो जाए. तो ये इन देशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इन देशों का मुझे अब डर ये है कि यहाँ पे कुछ रजीम चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक कभी भी इनके बादशाहों के साथ नहीं थी. ये गलत फहमी लोगों को है. लोग सोचते हैं कि जो किंग है वही पब्लिक है. ऐसा नहीं होता. पाकिस्तान की पब्लिक तो इमरान खान के साथ है, लेकिन हुकूमत वहां किसी और की है. इस वक्त अमेरिकन स्टूज है, वो कहते हैं जी ट्रंप के दिन की जय, ट्रंप के रात की जय, ट्रंप के बादशाह की जय, ट्रंप से बढ़िया तो आज तक कोई हुआ नहीं. उसको अवार्ड नोबेल पीस दे दो, नोबेल पीस प्राइज अगर नहीं है तो किसी से छीन के दे दो, कहीं से लाके दे दो, लेकिन दे दो इसको. तो वहां तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जाके पैरों में गिरने से भी बदतर जो हालत होती है वो है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बिठाया किसने है, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ, आर्मी की मदद से किसने बिठाया. ये जो मुनीर है, ये आर्मी का चीफ जो है वहां पे, वो किसका, अमेरिकन कठपुतलियां हैं. तो ये सारे अमेरिकन कठपुतलियां हैं. इसमें ये कहना कि साहब वो क्यों नहीं खड़े हो रहे ईरान के साथ, अरे वो कैसे खड़े होंगे. वो तो जो उनका बॉस कहेगा, जो उनका मालिक कहेगा, उधर खड़े होंगे. उनको अपना वजूद बचाना है. उन्हें पता है कि जिस दिन ईरानी फिलॉसफी चल गई तो इनमें से कोई किसी की हुकूमत और महल नहीं बचेंगे. जी सर, आखिरी सवाल, अब हिंदुस्तान से भी तो बात करना है कि वो लोग तो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो अमेरिका के डर से दबे हुए हैं, लेकिन भारत के जो ओवरऑल रेस्पॉन्स डिप्लोमेटिक रही आज की तारीख में, और सोनिया जी ने उसे चुप्पी कहा, कांग्रेस ने उसे कायरता भी कहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? भारत सरकार ने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर वो काम कर रहे हैं और ईरान के साथ है, खामनेई के खिलाफ थे. देखिए, हिंदुस्तान जो है उसको एक तो इंटरनेशनल लॉ के साथ चलना चाहिए. जो आज इंटरनेशनल लॉ को दफन करने का जो खेल हो रहा है, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा. इतने दिन जो मामला चले हैं कश्मीर पे, हम हमेशा इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, हमेशा हम अपनी दुहाई देते हैं. कल को हम अपने बीच किसी को, हमारे इंटरनल अफेयर्स में किसी को इंटरफेयर करना नहीं चाहते, लेकिन आप किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट को बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी खतरे के आप जाके खत्म कर दें, मार दें इस तरह, ये तो पूरा मर्डर है ना. इसको आप ये नहीं कह सकते कि गलती से मारे गए, ये क्लियर कट मर्डर है. तो अगर इसका तो हमें कंडेम करना चाहिए था. हम ईरान के साथ ना खड़े हो, हम कहें कि हम जो है, हम ईरान के साथ नहीं हैं, हम इसमें सच्चाई के साथ हैं, लेकिन हम इस तरह के जो अटैक हैं
उसको हम कंडोन नहीं करते। बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस हैं कि वी डू नॉट, वी आर नॉट इन एग्रीमेंट विद, yeah, we are with new international, according to the international protocol and law, we go by that, and therefore we feel that this should not have happened. At least हम ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप कतर के बादशाह को और उसको फोन करके कहें कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके बच्चे मारे गए, आपके 2 आदमी मारे गए, और वहां जो हजारों मारे जाएंगे, कम से कम हम, हमारा कोई, अगर प्रधानमंत्री ना करते, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती कि जो एक बच्चों के स्कूल पे, लड़कियों के स्कूल पे जो बॉम्ब गिरा है जिसमें 200 के करीब मारी गई हैं, उसको हम अफसोस करते हैं और वी गो विद, वी आर फॉर द पीपल। डिप्लोमेसी करें, मैं बहुत स्पेसिफिक, डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी, लेकिन डिप्लोमेसी नहीं हो रही। हमने अपने सारे अंडे जो है बास्केट में रख दिए अमेरिका के। ये इंडिया ने कभी नहीं किया। इंडिया न्यूट्रल है, इस वक्त इंडिया न्यूट्रल नहीं है, और हमारी न्यूट्रलिटी को हमने एक तरह से बिल्कुल ले जाके हवाले कर दिया है अमेरिकन इंटरेस्ट के और कुछ शेखों के इंटरेस्ट के। अब इसका हमें कितना फायदा होगा वो हमें देखना है। मैं डिप्लोमेसी नहीं समझता, मैं थोड़ा जाहिल आदमी हूँ। मैं आपसे एक और सवाल, वैसे आखिरी सवाल था, लेकिन फिर मैं समझना चाहता हूँ कि क्या जो अभी सरकार ने किया है, ये एक लाइन सीधी सीधी ड्रॉ कर दी है कि हम ईरान के साथ नहीं है, इजराइल और अमेरिका के साथ है? नहीं, मैंने तो कहा कि सारे अंडे उधर रख दिए। हमने क्लियर कर दिया कि हम जो है अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, हम रूस के साथ नहीं है, रशिया के साथ नहीं है। हमने रशिया को छोड़ दिया, जिसने हमारा 60-70 बरस से हमारा साथ दिया था, हर मौके पे साथ दिया था। जिसने हमारा हमेशा विरोध किया था, हम उसके साथ हैं। तो अगर हम अमेरिका को अपना मान रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो है अमेरिका के साथ है, तो ठीक है, देखते हैं कि, क्योंकि अमेरिका के साथ जो जो गया है, पाकिस्तान गया है, बर्बाद हुआ, जो भी गया है वो बर्बादी हुआ है आखिर में जाके, क्योंकि वक्त आने पे हम कहाँ उनके साथ हैं? जी, वो तो ट्रम्प साहब तो हमसे ही नाराज हैं, हम कहाँ उनके साथ हुए, या वो हमारे साथ कहाँ? वो हमसे नाराज हैं, लेकिन हम तो उनके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं मालिक हम आपके साथ हैं, अब माफ कर दो, हमें माफ कर दो प्लीज। हम हमारे पे 15%, 50% तो वो मत लगाओ। और हमने इजराइल से कह दिया है कि आपके पास जो मरने के लिए लोग चाहिए हो, तो हमारे पास आबादी बहुत है, हम भेजने वाले हैं 50,000 आपको, 1 लाख हम भेज देंगे। तो कैनन फोडर हमारी जनता को बनाने को हम तैयार हैं वहां की युद्ध के अंदर। तो ये, और एक इंटरव्यू आया अभी एक इजरायली ऑफिसर्स का, जिसमें टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि परवाह नहीं, हमारे पास 140 करोड़ इंडियन है, उनका हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे अपने, उसके लिए हमें कितने लोग हमारे मरेंगे उसकी परवाह नहीं है, हमारे पास वहां से आ जाएंगे। तो हम हमारी जनता को, जैसे ब्रिटिश अंपायर ने यूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो 70% लोग मारे गए थे वो हमारे देश से गए थे, हमारे लोग मारे गए थे, उन्हें आज तक माना नहीं गया। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने में, तो हमें ब्रिटिश अंपायर जो है वो आगे, जब माइंस बिछती थी तो पहले हिंदुस्तानी फौजों को हुक्म होता था कि दौड़ के जाओ। जब वो दौड़ के जाते थे माइंस से उड़ जाते थे, जब माइंस उड़ जाती थी तब पीछे से यूरोपियन फौजें आती थी। तो हमें तो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया था पहले भी कॉलोनियल पावर्स ने। आज की जो कॉलोनियल पावर है इजराइल और कॉलोनियल पावर है अमेरिका, वो हमें इस्तेमाल करना चाहती है। हम अगर कॉलोनियल पावर का हथियार बनने को तैयार हैं तो भाई मुबारक हो, हमें अपनी गुलामी मुबारक हो। ये गुलामी जो है हम अभी कितने दिन चलेगी हमारी, वो हमें देखना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी साफगोई के साथ, इतने दमदार तरीके से। मैं तो बदनाम साफगोई के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।